अबू धाबी के जेल के अंदर कोर्ट का कैप्टन आता है। वो 14 फरवरी 2025 की रात अबू धाबी के जेल में जाता है और महिला सेल में जाता है। महिला सेल में जाने के बाद जहाँ महिला कैदी बंद होती हैं, उनमें से एक महिला कैदी को बुलाया जाता है जिसका नाम शहजादी होता है। उसको बुलाने के बाद उसे एक मैसेज दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारी अब समय सीमा खत्म हो चुकी है। तुम्हें 24 घंटे के अंदर कभी भी किसी भी समय फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब वो लड़की जैसे ही ये बात सुनती है, वो सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। अब सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अब करूं तो क्या करूं। तभी जो कोर्ट का कैप्टन होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, वो पूरी कर दी जाएगी। अब जैसी बात आती है आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की, वो लड़की कहती है कि मुझे मेरी अब्बू अम्मी से बात करा दो। अब जैसी बात आती है बात कराने की, तभी कोर्ट का कैप्टन आदेश देता है। उस लड़की को एक मोबाइल दिया जाता है और वो लड़की अपने अब्बू अम्मी को फ़ोन मिलाती है। फ़ोन मिला के कहती है कि अम्मी अब्बू सलाम वालेकुम। फिर वो कहती है कि मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि मैं कभी कॉल कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं, शायद ये मेरा आखिरी कॉल होगा। तुम लोग परेशान मत होना, चिंता बिल्कुल भी मत करना, और तुम लोगों ने जो इंडिया में केस किया है उस केस को वापस ले लेना है। वकील साहब से कहना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ सुकून चाहिए। तुम लोग ठीक ठाक से रहना और रोना बिल्कुल भी मत। इतना कहने के बाद वो लड़की फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन तो कट कर दिया जाता है, लेकिन वो शब्द कि तुम लोग मत रोना, परेशान मत होना, ये शब्द उनके अब्बू अम्मी जो उसके थे उनके कानों में लगातार गूंज रहा था। और वो लगातार इन बातों को सोच के रोए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। और जब आप लोग ये कहानी सुन रहे होंगे तो शायद वो लड़की फांसी के तख्ते पर चढ़ चुकी होगी या नहीं, शायद इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो लड़की फांसी के फंदे तक कैसे पहुंची। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक थाना लगता है मटुंडा। उसी का एक गांव है, उसी गांव के रहने वाले सब्बीर खान है। उन्हीं के घर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शहजादी। शहजादी देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, अच्छी होती है और अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखने वाली होती है। जब वो लड़की 8 साल की होती है तो एक दिन वो अपने रसोई में जाती है। रसोई में जाकर जैसे देखती है तो पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा गया था। पानी काफ़ी तेज़ी से खौल रहा था। अब वो शहजादी अपने अम्मी को आवाज़ लगाती है, कहती है कि अम्मी, पानी बहुत खौल रहा है, क्या करना चाहिए। हालांकि अम्मी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब वो लड़की समझदारी दिखाते हुए उस पतीले को अपने हाथ में उठा लेती है। हाथ में उठाकर जब जमीन पर रखने ही वाली होती है, तभी अचानक से पतीला उसके हाथ से छूट जाता है। अब जैसे ही पतीला छूटता है, पतीले में का जो गर्म पानी होता है उस लड़की के चेहरे पे दोनों साइड पड़ जाता है, जिससे उसके चेहरे जल जाते हैं। जलने की वजह से उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब जैसे उसकी चीखें निकलती हैं, आसपास के जो लोग होते हैं वो दौड़कर उसके घर की तरफ पहुंचते हैं। साथ ही उसके चीखों की आवाज़ सुनकर उसके अब्बू अम्मी भी पहुंचते हैं। हालांकि वो पैसे से बहुत कमज़ोर होते हैं, पैसों की बहुत तंगी होती है, गरीब होते हैं। हालांकि किसी तरह से अपने बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास तो ज़रूर पहुंचते हैं, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से अच्छे तरीके से इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से जो उसके चेहरे पे जो गर्म पानी का जो दाग होता है, जलने का जो दाग होता है, जीवन भर वैसे ही रह जाता है। हालांकि उस दाग के सहारे वो जीना सीख लेती है। अब धीरे धीरे वो बच्ची जैसे ही बड़ी होती है, बड़े होने के साथ ही उसकी खुशियाँ भी आने लगती हैं। घर में जब लोग लगातार रिश्तेदार आते हैं, उसके रिश्ते के लिए आते हैं, रिश्ते के लिए आते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसके चेहरे को जला हुआ देखकर रिश्ते वापस हो जाते हैं। अब वो लड़की अपने उस चेहरे के साथ जीना सीख लेती है। उसके घर के पास में ही एक सेवा संगठन होता है जिसका नाम होता है रोटी बैंक। उसको वो ज्वाइन करती है और लोगों की सेवा कर रही थी। बात कर रहा हूँ 2020 की। उस समय वो बैठकर फेसबुक के पन्ने पलट रही थी। जब वह फेसबुक के पन्ने पलट रही थी तो उसे एक फेसबुक पे एक व्यक्ति का पेज दिखाई देता है और उस पेज को वो फॉलो करती है। 10 लोग व्यक्ति होता है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला, जिसका नाम होता है मोहम्मद उजैर। अब उससे उसकी दोस्ती जाती है। बातचीत करते करते दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। अब वो लड़की शहजादी उजैर को अपने पुराने ज़िंदगी के पन्नों के बारे में बताती है और अपने चेहरे को हालांकि वो छिपाती नहीं है, बताती है। जब उजैर को सारी कहानी पता चलती है तो वो उसे लगातार मोटिवेट करता है, कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो तुम्हारा चेहरा जला हुआ है वो सही हो सकता है,
तुम आराम से काम कर सकती हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लगातार वो इस तरह से उसको मोटिवेट करता रहता है। अब इस मोटिवेट होने की वजह से लड़की भी काफ़ी खुश रहती है और उससे लगातार बातचीत करती रहती है। एक दिन उज़ैर के जो फूफा और फूफी होते हैं वो अबू धाबी में रहते हैं, जिनका नाम, जो फूफा थे उनका नाम फैज़ था और जो फूफी थी उनका नाम नादिया होता है। वो अबू धाबी में प्रोफेसर होते हैं। वो उज़ैर को फ़ोन कर बताते हैं कि उन्हें एक हाउसमेट यानी कि एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो उनके घर को सँभाल सके और जब वो ड्यूटी पे जाएँ तो घर की पूरी ज़िम्मेदारी वो सँभाल सके। जब इस तरह की बातें मोहम्मद उज़ैर को पता चलती है तो उज़ैर ये ऑफ़र शहज़ादी को देता है। शहज़ादी को बताता है कि तुम्हें पता है इंडिया की करेंसी में और अरबी करेंसी में थोड़ा फ़र्क है। जब तुम वहाँ जाओगी, अच्छे पैसे कमाओगी, उन पैसों से तुम अपना प्लास्टिक सर्जरी भी करा सकती हो और तुम्हारा चेहरा जो है पहले की तरह अच्छा और सुंदर हो जाएगा, तुम अच्छी दिखने लगोगी। जब इस तरह की बातें शहज़ादी सुनती है तो उसे अच्छा लगता है। वो कहती है कि ठीक है। वो तैयार हो जाती है, कहती है कि मुझे क्या करना होगा। वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं अबू धाबी का तुम्हारे लिए टिकट करा देता हूँ और तुम वहाँ चली जाओ मेरे फूफा फूफी के पास, वहाँ रह करके ही आराम से कमाना, अपना जीवन व्यतीत करना, अच्छे से जीवन गुजारना और अपना प्लास्टिक सर्जरी भी करा लेना। अब वो उसका टिकट करा देता है। वो पहली बार विदेश यात्रा करती है। हालांकि वो अबू धाबी जब पहुंच जाती है तो देखती है कि जो उसकी फूफी थी नादिया वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसका एक बच्चा होता है। उस बच्चे की देखभाल करने के लिए ही शहजादी को बुलाया गया था। जब बच्चा पैदा हो जाता है, शहजादी उस बच्चे का देखभाल कर रही थी। अब एक दिन ऐसा आता है जब उस बच्चे को टीका लगाना होता है। हालांकि जो नादिया थी और उसके जो फूफा थे फैज़, वो दोनों अपने ड्यूटी पे चले गए थे। डॉक्टरों की टीम आती है, नर्सों की टीम आती है और घर पर ही उसे टीका लगा दिया जाता है। अब टीका तो लग जाता है। इसके बाद जो बच्चा था बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। अब शहजादी नादिया को फ़ोन करती है, कहती है कि मैडम बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, क्या करूँ? वो कहती है कि घबराने की और परेशान होने की बात नहीं है। जब इंजेक्शन लगता है तो थोड़ा दर्द होता है, बच्चे रोते हैं। तुम एक काम करो, उसे दूध पिला दो और आराम से सुला दो, वो आराम से सो जाएगा। ठीक वैसा ही वो करती है, दूध पिलाती है और आराम से सुला देती है, वो आराम से सो भी जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, बच्चा आराम से सो रहा था। तभी नादिया और उसके पति भी अपनी ड्यूटी से घर पे आ जाते हैं। देखते हैं बच्चा इत्मीनान से आराम से सो रहा है। लेकिन घबराने वाली बात ये थी कि बच्चे का जो पूरा का पूरा शरीर था वो नीला पड़ गया था। ये देखने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। बच्चे के शरीर को हिलाते हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होती है। वो घबरा जाते हैं। घबराने के बाद अपने बच्चे को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चा तो अब है ही नहीं, वो मर चुका है। इसके बाद जो उसके पति थे नादिया के फैज़, वो लगातार हॉस्पिटल वालों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि तुम लोगों ने मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरे बच्चे की मौत होगी। काफ़ी कास होने के बाद वो घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आ तो जाते हैं लेकिन अपने 36 घंटे का वक्त बीत जाता है लेकिन अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिरकार उनके बच्चे की मौत हुई तो हुई कैसे। बिना पोस्टमार्टम के ही उस बच्चे का दफन दफन कर दिया जाता है, उसे दफन कर दिया जाता है। दफन करने के बाद अब जो नादिया थी, नादिया हमेशा शहजादी से गुस्सा होने लगती है। उसे लगता है कि इसी की वजह से ही उसके बच्चे की मौत हुई है। उसका जिम्मेदार वो उसी को मानती थी। हर छोटी छोटी बात को लेकर के नादिया शहजादी से डांटती थी, उससे झगड़ा करती थी। अब कुल 57 दिन का समय बीत जाता है उसके बच्चे के मरे हुए और 57 दिन बीतने के बाद हद तो तब हो जाती है जब नादिया और उसके परिवार के लोग शहजादी पर हाथ उठा देते हैं, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। उसे कहा जाता है, लगातार दबाव डाला जाता है, बताया जाता है कि तुम कबूल करो, तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। हालांकि वो कबूल नहीं करती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जाता है कि उसे उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते, उसे नग्न अवस्था में करके उसे मारा जाता है कि तुम कबूल कर लो। हालांकि जब इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वो कबूल कर लेती है। उसका वीडियो बना लिया जाता है और वीडियो बनाने के दौरान वो कहती है कि हाँ, मेरे वजह से इनके बच्चे की जान गई है। अब इस वीडियो के आधार पर ही एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये मामला निचली अदालत में पहुंच जाता है। जब ये मामला निचली अदालत में पहुंचता है तो सुनवाई होती है। ऐसा दावा किया जाता है कि शहजादी को अच्छा अधिवक्ता न मिलने की वजह से उसका पक्ष अच्छे तरीके से वो रख नहीं पाता है, जिसके वजह से शहजादी को निचली अदालत से सजाए फांसी की हुक्म सुना दिया जाता है। और इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में भी आता है लेकिन हाई कोर्ट में भी सेम प्रक्रिया वैसी होती है। अच्छा वकील न मिलने की वजह से उसका पक्ष नहीं रख पाता है और जिसके वजह से निचली अदालत के हुक्म को ही रखा जाता है और कहा जाता है कि फांसी की सजा को इसको बरकरार रखा जाए। सेम यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। हालांकि जब इस मामले में शहजादी के माता पिता को, अबू अम्मी को पता चलता है तो हर संभव उसको छुड़ाने की, वहाँ से वापस लाने की
मदद कर लोगों से मांगते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, हर तरह से वो कोशिश करते हैं। साथ ही वो नज़दीक पुलिस स्टेशन पे जाकर जो उजैर नाम का लड़का होता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हैं। बोलते हैं कि गलत तरीके से मेरी बच्ची को अपने प्यार के जाल में फंसाया है, साथ ही उससे पैसे भी ऐंठे हैं और इसे विदेश भेज दिया है। इस तरह का जब आरोप लगाकर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। हालांकि एक समय वो आता है जब कोर्ट का जो कैप्टन होता है वो उस जेल में पहुंचता है जिस जेल में सजादी बंद होती है, और जाने के बाद कहता है कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर ही फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। अब जैसी सजादी ये बात सुनती है वो सन्न रह जाती है, रोने लगती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अगर आखिरी ख्वाहिश हो तो वो बता दो, वो पूरी कर दी जाएगी। वो कहती है कि मुझे अपने अम्मी अब्बू से बात करनी है। अब वो अब्बू अम्मी से अपनी बात करती है, सारी बातें बताती है। उधर सजादी भी रो रही थी, इधर उसके अम्मी अब्बू भी रो रहे थे। वो कहती है कि आप लोग रोइए नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, अब जो होना है वो तो हो गया है। आपने जो केस किया है उसको वापस ले लेना, क्योंकि केस अगर वापस नहीं लेंगे तो आप लोग ये हमेशा परेशान होते रहेंगे, सुकून का जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए मैं तो अब जा रही हूँ, लेकिन आप लोग सुकून से जिए, इसलिए उस केस को वापस ले लेना और रोना मत, परेशान मत होना। इन सब बातों को सुन के उसके अब्बू अम्मी और भी रोने लगते हैं। हालांकि वो हर तरह का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा क्या नहीं, हालांकि जब आप ये लोग कहानी सुन रहे होंगे तो शायद वो फांसी के तख्ते पर चढ़ चुकी होगी या नहीं चढ़ चुकी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो भविष्य के घर में भी छिपा है। आज के बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था, और साथ ही बताना था कि आप जो भी कदम उठाएं 100 बार सोच कर उठाएं। किसी से भी बात करने से पहले 100 बार सोचें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।